नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंडिया सेंचुरी अचीविंग सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ नामक पहल शुरू की। नासा ने पृथ्वी पर जल के सर्वेक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने मेहरौली जंगल से बरामद हड्डियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। यूरोपीय संघ ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% वैश्विक न्यूनतम कर लगाने को मंजूरी दी। केरल के 5 कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस अंक की सबसे पहली खबर उद्योग जगत से है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने इंडिया सेंचुरी अचीविंग सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ नामक पहल शुरू की है। फिक्की ने इंडिया सेंचुरी पहल मैकिन्जे एंड कंपनी के साथ साझेदारी में शुरू की है। ये पहल वर्ष 2047 तक संधारणीय और समावेशी समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करती है। इस पहल में प्रमुख मानकों का उल्लेख भी किया गया है। ये एक बहुहितधारक पहल है। ये पहल संधारणीय एवं समावेशी समृद्धि की दिशा में कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्रवाइयों को बढ़ावा देने पर बल देती है, जैसे कि देश की पूर्ण आर्थिक क्षमता प्राप्त करना, डिजिटल परिवर्तन के लाभों का उपयोग करना, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने और आधुनिक अवसंरचना का विकास करने पर बल देती है। इस पहल में संधारणीय और समावेशी समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2030 तक 10 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 50 से ज्यादा कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार की गई है। इनमें से कुछ कार्रवाइयां हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय को 6 गुना बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना, 600 मिलियन रोजगार प्रदान करना, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को दोगुना करना, 100% जनसंख्या को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, कार्बन उत्सर्जन में 80 से 100% तक की कटौती करना और वर्ष 2047 तक सभी की स्वच्छ जल तक 100% पहुंच सुनिश्चित करना। इंडिया सेंचुरी के विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए इंडिया इंक की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की अपेक्षा की गई है। नवाचार क्लस्टर्स और नवाचार लब्धि यानी इनोवेशन क्वोशेंट को बढ़ाकर भारत की समग्र नवाचार लब्धि में वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा वैश्विक कंपनियों को स्पर्धा देने के लिए भारत को लघु मध्यम उद्यमों का विस्तार करना चाहिए। इसके लिए भारत को 1000 मध्यम आकार के उद्यमों को बड़े उद्यम बनाने और 10,000 लघु उद्यमों को मध्यम उद्यम बनाने की जरूरत है। पूंजी बाजार में सुधार कर भारत को वैश्विक पूंजी के पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने की जरूरत है। संधारणीय और समावेशी समृद्धि के लिए 10 प्राथमिकताओं की महत्वाकांक्षा की गई है। और आइए उन 10 प्राथमिकता सेक्टर्स की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। कृषि का चालक है निर्यात। 2022 से $50 बिलियन से 2030 तक इसको $100 बिलियन करने की जरूरत है। दूसरा सेक्टर विनिर्माण का है। इसके ड्राइवर्स हैं प्राथमिकता प्राप्त मूल्य श्रृंखलाओं में उच्च मूल्य वाली वस्तुओं का निर्यात। इसमें महत्वाकांक्षा ये की गई है कि 2022 में ये $140 बिलियन है और 2030 तक इसको $400 बिलियन तक ले जाया जाए। इसके अलावा उपभोक्ता प्रौद्योगिकी का चालक है ई रिटेल लेन देन। ये $160 मिलियन है 2022 में। इसको 2030 तक $770 मिलियन ले जाना है। आईटी या फिर आईटीईएस के चालक हैं डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित कार्यबल। ये 2022 में 25 से 30% हैं, जिनको 2030 तक 100% ले जाना है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में चालक दल है प्रत्येक 10,000 जनसंख्या पर चिकित्सक, जो कि 2022 में 7 से 8 हैं। इनकी संख्या वर्ष 2030 तक 20 से ज्यादा करनी है। अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो लॉजिस्टिक्स लागत अभी जीडीपी का 13 से 14% है, जिसको 2030 तक 8 से 10% पर लाना है। ऊर्जा के नए क्षेत्रों में चालक दल है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता का हिस्सा। ये वर्ष 2022 में 155 गीगावाट है, जिसे वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक ले जाना है। जल के लिए ऐसा माना जा रहा है कि जिन घरों में नल से जल आपूर्ति का कनेक्शन है, वर्ष 2022 तक अभी वो 50% हैं। इनको 2030 तक 100% पर लाना है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात को ड्राइवर माना गया है और ये वर्ष 2022 में 27% के करीब है, जिसको वर्ष 2030 तक 40 से 50% करना है। नासा ने पृथ्वी पर जल के सर्वेक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगात्मक पहल है।
इस मिशन में कनाडा और ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसियां भी योगदान कर रही हैं। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी ऐसा पहला उपग्रह मिशन है जो पृथ्वी की 90% से ज्यादा सतह पर व्याप्त ताजे जल निकायों एवं महासागरों के जल स्तर को मापेगा। स्वॉर्ड प्रत्येक 21 दिन में कम से कम एक बार 78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच संपूर्ण पृथ्वी की सतह को कवर करेगा। ये का बैंड रडार इंटरफेरोमीटर का उपयोग करेगा। ये रडार स्पंदन को जल की सतह से टकराता है तथा अंतरिक्ष यान के दोनों ओर स्थित 2 एंटीना का उपयोग करके वापस आए संकेतों को प्राप्त करता है। स्वॉर्ड उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगा जिसके तहत महासागर वायुमंडलीय ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके प्राकृतिक रूप से वैश्विक तापमान को नियंत्रित करते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। इस मिशन से टिपिंग पॉइंट को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। टिपिंग पॉइंट दरअसल वो बिंदु है जिस पर महासागर ऊष्मा अवशोषित करने की बजाय उसे उत्सर्जित करना आरंभ कर देता है और इस तरह से वैश्विक ताप वृद्धि की गति बढ़ जाती है। ये बाढ़ और सूखा सहित अन्य आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयारी करने और योजना बनाने में नीति निर्माताओं की सहायता करेगा। ये समुद्र स्तर में वृद्धि पर बेहतर तरीके से नजर रखने में मदद करेगा। समुद्र स्तर में वृद्धि समुदायों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों को सीधे प्रभावित करती है। अगली खबर डीएनए प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस ने महरौली जंगल से बरामद हड्डियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रयोगशाला आधारित तकनीक है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति की संभावित पहचान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऐसा मानव डीएनए के विशेष क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों के आधार पर किया जाता है जो हर व्यक्ति में विशिष्ट होते हैं। इन्हें रिपीटेटिव डीएनए कहा जाता है। ये रिपीटेटिव डीएनए जो होते हैं सामान्य तौर पर किसी भी प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करते हैं, लेकिन ये मानव जीनोम के एक बड़े हिस्से का निर्माण करते हैं। ये उच्च स्तर की पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनती है। पॉलीमॉर्फिज्म आनुवांशिक स्तरीय भिन्नता है जो कि म्यूटेशन की वजह से पैदा होती है। अब क्योंकि किसी व्यक्ति के प्रत्येक ऊतक जैसे कि रक्त, हेयर फॉलिकल, त्वचा, हड्डी, लार, शुक्राणु इत्यादि से प्राप्त डीएनए सामान्य स्तर का पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये फॉरेंसिक प्रक्रिया में पहचान निर्धारण का बहुत ही उपयोगी साधन साबित होता है। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म माता पिता से बच्चों को विरासत में मिलता है, इसलिए विवाद की स्थिति में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व परीक्षण का आधार बनता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक लालजी सिंह हैं। उन्होंने वर्ष 1988 में कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में अपराधों की जांच के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का पहली बार इस्तेमाल वर्ष 1989 में केरल पुलिस ने एक मामले की जांच में किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास वर्ष 1984 में ब्रिटिश अनुवांशिकीविद एलेक जेफरीज ने किया था। डीएनए जीवन का बुनियादी निर्माण खंड है। इसमें एक सजीव से संबंधित सभी जानकारियां होती हैं। डीएनए एक जीव के लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। प्रत्येक व्यक्ति में 3 बिलियन क्षार युग्म यानी एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन होते हैं। इनमें केवल 0.3% ही 2 व्यक्तियों में अलग होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि की बात करें तो इसमें सबसे पहले ब्लड सैंपल लिया जाता है। उसके बाद रक्त कोशिकाओं से डीएनए को निकाला जाता है। इसके बाद डीएनए को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा टुकड़ों में काटा जाता है। उसके बाद एगारोज नामक जेल में विद्युत कण संचलन के दौरान डीएनए के टुकड़ों को बैंड में अलग किया जाता है। फिर जेल में मौजूद डीएनए बैंड पैटर्न को सर्दन ब्लॉटिंग के रूप में प्रचलित तकनीक द्वारा नायलॉन झिल्ली में स्थानांतरित किया जाता है। इसके बाद इसका रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब तैयार किया जाता है। फिर अतिरिक्त डीएनए प्रोब को धो दिया जाता है। रेडियोधर्मी प्रोब झिल्ली पर डीएनए पैटर्न से जुड़ा होता है। रेडियोधर्मी पैटर्न का पता लगाने के लिए एक्सरे फिल्म को झिल्ली के बगल में रखा जाता है और फिर बाद में एक्सरे को बैंड के पैटर्न को देखने के लिए विकसित किया गया है। इसे डीएनए फिंगरप्रिंट के रूप में जाना जाता है। यूरोपीय संघ ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% वैश्विक न्यूनतम कर लगाने को मंजूरी दी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD तथा G20 के बीच आधार शरण और लाभ हस्तांतरण यानी BEPS पर समावेशी फ्रेमवर्क के तहत वैश्विक न्यूनतम कर पर समझौता किया गया था। ये फ्रेमवर्क अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए 2 स्तंभ आधारित समाधान प्रदान करता है। इस फ्रेमवर्क में भारत सहित 142 देश शामिल हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार करेगा और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकारों द्वारा करों में कटौती करने की प्रतिस्पर्धा पर भी रोक लगाएगा।
ऐसे में आपको बताते हैं कि निम्न कर वाले क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले अल्टीमेट पेरेंट कंपनी देश ए। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई अल्टीमेट पेरेंट कंपनी देश ए में है, तो जो कंपनी पेरेंट देश में है वहां पर वैश्विक न्यूनतम कर 750 मिलियन यूरो से अधिक वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों पर लागू होगा। और परिचालन सहायक कंपनी जैसे कि देश बी में है, तो इसमें निम्न कर क्षेत्राधिकारों में लाभ को हस्तांतरित करना शामिल होगा और वैश्विक न्यूनतम कर 15% लगेगा। इसके दो स्तंभ हैं। स्तंभ 1 के तहत 20 मिलियन यूरो से अधिक के वैश्विक टर्नओवर और 10% से ज्यादा लाभप्रदता वाली कंपनियों पर ये लागू होगा और इस तरह से इसमें लगभग 100 सबसे बड़ी और लाभ प्रदाता बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल होंगी। ये कंपनियां अपने मुनाफे के एक हिस्से को उन जगहों पर दर्शाती हैं जहां वे अपने उत्पाद बेचती हैं या फिर सेवाएं प्रदान करती हैं। वहीं स्तंभ 2 के तहत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विशेषकर वो कंपनियां जो 750 मिलियन यूरो से अधिक राजस्व वाली कंपनियां हैं, इन कंपनियों को वर्ष 2023 से 15% वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर देना होगा। वैश्विक न्यूनतम कर का महत्व ये होगा कि इससे नए वैश्विक कर राजस्व से वार्षिक लगभग 150 बिलियन डॉलर प्राप्त करने की उम्मीद है। इससे अब टैक्स हेवन देश मौजूद नहीं रह जाएंगे, क्योंकि टैक्स हेवन देशों में जो कर छूट प्राप्त होगी उसे अब मूल देश में संग्रह किया जाएगा। महामारी से निपटने के लिए अतिरिक्त कर राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा। व्यवसायों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकेगा। बीईपीएस बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक कर नियोजन रणनीति है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर के भुगतान से बचने के लिए अलग अलग देशों में कर की असमान दर का लाभ उठाते हैं। इसके तहत वे अपने मुनाफे को कृत्रिम रूप से या कम या शून्य कर वाले उन देशों में स्थानांतरित कर देते हैं जहां उनकी बहुत कम या कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होती है और इसकी वजह से उन्हें कम या शून्य समग्र कॉर्पोरेट कर का भुगतान करना पड़ता है। केरल के 5 कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है। जीआई विशेष भौगोलिक उत्पत्ति या पहचान वाले उत्पादों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक चिन्ह है। ऐसे उत्पाद अपनी मौलिक उत्पत्ति के कारण विशेष गुणों से युक्त या फिर ख्याति प्राप्त होते हैं। भौगोलिक संकेतक दर्जा औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन का हिस्सा है। भारत में जीआई पंजीकरण को वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है। हाल ही में केरल के कई उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनमें शामिल है अट्टापडी अटुकोम्बु अवरा यानी एक फली। इसकी खेती पलक्कड़ जिले के अट्टापडी में की जाती है। इसमें उच्च एंथोसाइनिन पाया जाता है जो इसे बैंगनी रंग प्रदान करता है। इसमें मधुमेह निवारक गुण पाए जाते हैं जो हृदय रोगों से बचाते हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर की अधिक मात्रा पाई जाती है। अट्टापडी तुआरा यानी लाल चना, इसके बीज बड़े और भारी होते हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में मौजूद है। ओना टुकारा एलू यानी तिल, इसमें अपेक्षाकृत उच्च एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये असंतृप्त वसा से भी युक्त हैं और इसी वजह से ये हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद हैं। चौथा है कंतल्लूर वट्टावड़ा वेलुथुल्ली, ये लहसुन है। इसकी खेती इडुक्की जिले में की जाती है। इसमें उच्च मात्रा में सल्फाइड, फ्लेवोनोइड्स और प्रोटीन मौजूद हैं। ये एलिसिन से भरपूर होता है जो सूक्ष्म जीवों से होने वाले संक्रमण, ब्लड शुगर, कैंसर आदि के खिलाफ प्रभावी है। पांचवा है कोंडुंगलूर पोट्टुवेल्लरी। इसकी खेती कोंडंगलूर और एर्नाकुलम के कुछ हिस्सों में की जाती है और इसकी उपज गर्मियों में प्राप्त होती है। इसमें उच्च मात्रा में विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और वसा विद्यमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एनडीएए भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का एनडीएए यानी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट भारत के साथ मजबूत रक्षा संबंधों का प्रावधान करता है। साथ ही चीन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने के लिए अरबों डॉलर के फंड की व्यवस्था करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 858 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पारित किया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। इनमें चीन और रूस के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा, विघटनकारी प्रौद्योगिकियां आदि शामिल हैं। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी संलग्नता को मजबूत करने पर बल देती है। साथ ही ये नई प्रौद्योगिकियों, तत्परता और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग का विस्तार करने पर भी बल देता है। एनडीएए मानव रहित विमानों, रक्षात्मक साइबर क्षमताओं, ठंड के मौसम का सामना करने से जुड़ी क्षमताओं आदि को भी कवर करता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा सहयोग की बात करें तो वर्ष 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दिया था।
ये भारत के लिए विशेष दर्जा है। भारत को विशेष रूप से वर्ष 2018 में सामरिक व्यापार प्राधिकरण टियर 1 का दर्जा दिया गया था। ये दर्जा असैन्य, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों की बिक्री के लिए दिया गया था। भारत और अमेरिका ने कई रक्षा समझौते किए हैं, जैसे कि सैन्य सूचना के आदान प्रदान पर वर्ष 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट यानी GSOMIA किया गया था। वर्ष 2016 में एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने के लिए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी लेमोआ संपन्न हुआ। दोनों सेनाओं के बीच अंतर सक्रियता और भारत को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के विक्रय के लिए वर्ष 2018 में कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया गया था। उच्च स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी, रसद और भूस्थानिक मानचित्रों को साझा करने के लिए वर्ष 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट किया गया था। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। तेजाब बिक्री से संबंधित विनियम। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने तेजाब की बिक्री से संबंधित विनियमों के उल्लंघन पर ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा है। भारत में तेजाब की बिक्री को राज्य के नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। वर्ष 2013 में लक्ष्मी बनाम भारत संघ और अन्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने भी इसकी बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम जारी किए थे। उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर गृह मंत्रालय ने विष अधिनियम 1919 के तहत राज्यों के लिए आदर्श विष कब्जा और विक्रय नियमावली 2013 का निर्माण किया। इसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये दिए गए कि जब तक कोई विक्रेता एक लॉग बुक या क्रेता का विवरण और बेचे गए तेजाब की मात्रा की जानकारी दर्ज नहीं करता है, तब तक तेजाब की कोई ओवर द काउंटर बिक्री नहीं की जा सकती और खरीदार को अपने पते के साथ सरकार द्वारा जारी एक फोटो पहचान पत्र और खरीदने का कारण आदि निर्दिष्ट करने की जरूरत होगी। ऐसा इसलिए लिया गया क्योंकि बीते कई सालों में कई सारी तेजाब फेंकने की घटनाएं सामने आई हैं, इसलिए ये विनियम लाना काफी जरूरी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि विनियम लाने के साथ साथ उनके इम्प्लीमेंटेशन को भी उतने ही प्रबलता के साथ लागू करवाना जरूरी है। अगला टॉपिक है बाल देखभाल संस्थान। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी बाल देखभाल संस्थानों को अनिवार्य रूप से जिला प्राधिकरणों के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा। पुलिस सहित जिला अधिकारियों को उन संगठनों की पृष्ठभूमि का सत्यापन करना होगा जो बाल देखभाल संस्थानों को स्थापित करना चाहते हैं। बाल देखभाल संस्थानों को किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत चिल्ड्रन होम, ओपन शेल्टर ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी आदि शामिल हैं। इन्हें बच्चों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त होती है। बाल कल्याण समितियों को बाल देखभाल संस्थानों के कामकाज की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। अगला टॉपिक है BH सीरीज का पंजीकरण चिन्ह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BH सीरीज पर एक अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना भारत सीरीज के पंजीकरण चिन्ह संबंधी नियमों में संशोधनों को अधिसूचित करने और सीरीज के कार्यान्वयन के दायरे को और बढ़ाने के लिए जारी की गई है। BH सीरीज के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जाता है। ऐसे वाहनों को अलग अलग राज्यों के परिवहन विभागों से नए रजिस्ट्रेशन या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग किए बिना देश के किसी भी हिस्से में चलाया जा सकता है। BH सीरीज को वर्ष 2021 में राज्यों में निजी वाहनों के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। अगला टॉपिक है कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक वार्षिक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कोयले की मांग, आपूर्ति, व्यापार, लागत, कीमत आदि के बारे में नवीन रुझानों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में वैश्विक कोयले का उपयोग 1.2% तक बढ़ सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही वर्ष में कोयले का उपयोग 8 बिलियन टन से ज्यादा हो गया है। भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक हैं। भारत का कोयला उत्पादन वर्ष 2025 तक 1 अरब टन को पार कर जाएगा। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में कोयले की खपत वर्ष 2007 से 6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ दोगुनी हो गई है। अगला टॉपिक है अभ्यास सूर्य किरण। ये भारत और नेपाल के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। हाल ही में इसके 16वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और आइए बात करते हैं आधुनिक स्तनधारियों के बारे में। एक नए शोध से ये पता चला है कि गोंडवाना में अनुमानित अवधि से 50 मिलियन वर्ष पूर्व स्तनधारी जीवों का विकास हो गया था। स्तनधारी गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। ये बालों वाले कशेरुकी जीव होते हैं।
आधुनिक स्तनधारियों को 3 उपसमूहों में विभाजित किया गया है। इसमें शामिल है मोन्ट्रीम्स। ये सबसे प्राचीन स्तनधारी हैं जो बड़े आकार के अंडे देते हैं। साथ ही इनमें जननांग संबंधी तंत्र और पाचन तंत्र के लिए समान निकास पाए जाते हैं। इस तरह के जीवों में ऑस्ट्रेलिया के प्लेटिपस और एकिडना को शामिल किया जा सकता है। दूसरा है मार्सुपियल्स यानी धानी जीव। ये वे स्तनधारी हैं जिनके बच्चे अविकसित रूप में पैदा होते हैं। इनका पूर्ण विकास मादा के पेट पर स्थित एक थैली के अंदर होता है। ऐसे जीव ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ट्री कंगारू और मैक्रोपॉड आदि। प्लेसेंटल्स ऐसे जीव विकास के अंतिम चरण तक भ्रूण रूप में रहते हैं। मनुष्यों सहित अधिकतर स्तनधारियों को इस समूह में शामिल कर सकते हैं। अगला टॉपिक है छिपकलियों और सांपों के जीवाश्म अवशेषों से संबंधित। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हरितल्याङ्गर से छिपकलियों और सांपों के जीवाश्म अवशेष पाए गए हैं। इन अवशेषों से मायोसीन होमिनिड काल के उत्तरार्ध की जलवायु का संकेत मिलता है। खोजे गए जीवाश्म उस क्षेत्र में एक मौसमी नम उप आर्द्र से अर्धशुष्क जलवायु का संकेत प्रस्तुत करते हैं। उस अवधि के दौरान लगभग 15 से 18.6 डिग्री सेल्सियस का औसत वार्षिक तापमान होने का अनुमान लगाया गया है। प्राप्त जीवाश्म ऐसे जीवों के संरक्षित अवशेष हैं जिनके शरीर प्राचीन समुद्रों, झीलों और नदियों के नीचे रेत और कीचड़ जैसे तलछट में दब गए थे। छिपकली और सांप ठंडे रक्त वाले स्क्वामेट होते हैं। इनका वितरण आबादी और विविधता, क्षेत्र के तापमान और जलवायवीय परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। ये विशेषता इन जीवों को आरंभिक जलवायु का एक उत्कृष्ट संकेतक बनाती है। अगला टॉपिक है रेडियो उत्सर्जन के रहस्यमय काल यानी ऑड रेडियो सर्कल्स। एक भारतीय वैज्ञानिक के नए शोध ने रेडियो उत्सर्जन के रहस्यमय सर्कल्स के बारे में सराहनीय स्पष्टीकरण प्रदान किया है। इसके अनुसार ऑड रेडियो सर्कल्स सुपरनोवा विस्फोट या विशाल ब्लैक होल से निर्मित हुए थे। ऑड रेडियो सर्कल्स चमकदार किनारों और कम चमकदार सतह वाले गोलाकार रेडियो स्रोत हैं। इनके केंद्र में एक अत्यधिक सक्रिय ब्लैक होल होता है। इन्हें पहली बार वर्ष 2019 में खोजा गया था। इनकी खोज ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर का इस्तेमाल करके की गई थी। अब तक खगोलविदों ने ऑड रेडियो सर्कल्स की खोज रेडियो तरंग दैर्घ्य में की है, जो संभवतः मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर स्थित हैं। इनके विशाल आकार के बावजूद दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड और एक्सरे टेलीस्कोप के माध्यम से अभी तक उनका पता नहीं लगाया जा सका है। डॉक्सिंग। ट्विटर ने अपनी नई एंटी डॉक्सिंग पॉलिसी के तहत अमेरिका में कई पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। डॉक्सिंग का मतलब है डॉक्स या फिर दस्तावेजों को छोड़ना। ये एक दुर्भावनापूर्ण कृत्य है। डॉक्सिंग में किसी व्यक्ति की निजी जानकारी एकत्र करना या जानकारी की पहचान करना और उस व्यक्ति की अनुमति के बिना उस जानकारी को ऑनलाइन जारी करना शामिल है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल किसी को परेशान करने, धमकी देने, कलंकित करने या प्रतिशोध लेने के लिए किया जाता है। हालांकि डॉक्सिंग शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि एंटी डॉक्सिंग पॉलिसी केवल निजी जानकारी साझा करने पर लागू की जाती है। हालांकि अन्य लोगों का ये मानना है कि इसमें संपत्ति के रिकॉर्ड जैसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी को शामिल किया जा सकता है। कन्हेरी गुफाएं। G20 प्रतिनिधि मंडल ने अध्ययन यात्रा के उद्देश्य से मुंबई में कन्हेरी गुफाओं का दौरा किया है। कन्हेरी गुफाएं मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। गुफाएं भारत में बौद्ध धर्म के कुछ आरंभिक साक्ष्य प्रदर्शित करती हैं। कन्हेरी गुफाओं का निर्माण 2वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। इन संरचनाओं में शैलकृत स्मारकों, प्रार्थना कक्षों और भवनों के समूह शामिल हैं। इसमें कई गुफाओं की दीवारों पर विशाल चित्र और मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनमें खड़ी मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति और बोधिसत्व का चित्र प्रमुख है। बिलासपुर के मंदिर। बिलासपुर के जलमग्न मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वर्ष 1954 में बिलासपुर शहर कई मंदिरों के साथ भाखड़ा बांध के गोविंद सागर जलाशय में डूब गया था। ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है। इनका निर्माण कहलूर राजवंश के शासनकाल के दौरान 8वीं और 19वीं शताब्दी में कराया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।